अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए सिर्फ दो चीजें आपको याद करनी है। वो दो चीजें हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ 20 एलिमेंट्स। बस पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कर लीजिए तो आप फार्मूला मेकिंग तक का सफर आसानी से तय कर लेंगे। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस एंड नेचुरल साइंस। साइंस लातीनी जुबान सेंशिया से बना है जिसका मतलब है नॉलेज, और आपको मालूम है कि नॉलेज बगैर ऑब्जर्वेशंस के, बगैर स्टडी के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं आती। यानी वो नॉलेज जिसे अकायर करने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत हो, उस नॉलेज को साइंस कहते हैं। और साइंस की 3 फंडामेंटल ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच नेचुरल साइंस है। आपका ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, ये पूरी यूनिवर्स है जो मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है, इस पूरे यूनिवर्स की नॉलेज को नेचुरल साइंस कहते हैं। नंबर 2, अब आप आएंगे केमिस्ट्री। चूंकि आप जानते हैं कि ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड या पूरा यूनिवर्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो अगर आप सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और चेंजेस को स्टडी करते हैं, तो नेचुरल साइंस की इस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर आप मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन को, आपस में रिलेशन को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को, एनर्जी को और मैटर और एनर्जी के इंटरकन्वर्जन को स्टडी करते हैं, तो नेचुरल साइंस की दूसरी ब्रांच पैदा होती है जिसे फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल साइंस की याद रखिएगा दो ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल साइंस और दूसरी है लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं और लिविंग साइंस में आप लाइफ को स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चूंकि केमिस्ट्री में आप मैटर को स्टडी करते हैं, तो मैटर के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो और जिसका कोई ना कोई मास हो। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है? किसी भी चीज में मैटर की मिकदार है। वेट और मास में बड़ा फर्क होता है। The substance which occupies space and has a particular mass is called matter. हवा भी मैटर है, पानी भी मैटर है, पत्थर भी मैटर है, आपका मोबाइल भी मैटर है, आप खुद भी मैटर हो। तो किसी भी मैटर को जब आप स्टडी करते हो तो ये नेचुरल साइंस की ब्रांच कहलाती है, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन आपने मैटर की 4 चीजें स्टडी करना होती हैं। नंबर 1, मैटर की बनावट यानी कंपोजिशन कैसी है। नंबर 2, मैटर की साख्त यानी स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 3, मैटर जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। और नंबर 4 है मैटर में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो आप ज़हन में रखिएगा, मैटर को 2 बुनियादों पर, 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, और नंबर 2, मैटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो हम मैटर की स्टेट्स देखते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से मैटर की 3 फंडामेंटल स्टेट्स हैं, बुनियादी, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। बकिया जो स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से तो 3 स्टेट्स हुई।
मैटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से दो स्टेट्स होती हैं, या तो मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है। अगर मैटर प्योर है तो तो उस मैटर को आप या तो एलिमेंट कहेंगे या फिर आप उसे कंपाउंड कहेंगे। और याद रखिएगा, अगर मैटर प्योर है तो आप उसे या तो एलिमेंट कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे। जैसे कोयले का एक टुकड़ा एलिमेंट है, उसके सारे पार्टिकल कार्बन से मिलकर बने हैं। डायमंड का एक टुकड़ा भी एलिमेंट है और उसके सारे पार्टिकल भी कार्बन से मिलकर बने हैं। गोल्ड का एक टुकड़ा भी एलिमेंट है, उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं और सारे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर की जाए, फिजिकल तो आपने समझ ली, केमिकल क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो हम कहते हैं कि मैटर या तो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर मैटर है तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, और इम्प्योर मैटर है तो वो मिक्सचर कहलाएगा। यानी सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप कर दें और कोई नई चीज ना बने और वो अपनी आइडेंटिटीज रिप्रेजेंट करती रहें, तो दिस इज द मिक्सचर। मिक्सर की भी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, यानी यूनिफेज और मल्टीफेज। ये सारी मैं रिवीजन करवा चुका हूं, उसी की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब याद रखिएगा, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एटम कहलाता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है। एक ऑक्सीजन के साथ अगर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। और पानी का एक मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, कतरे से भी करोड़वां छोटा हिस्सा होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मिलकर वाजे नजर आते हैं और आपको पानी दिखाई देता है। पानी, व्हाट इज अ कंपाउंड। यहां आपने एटम का कॉन्सेप्ट सीखा। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंड न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम के बारे में सबसे पहले आज से तकरीबन 2540 यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले इंडियन शास्त्रों ने, वो पता नहीं कौन थे, एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया था। और उसके तकरीबन 2250 साल बाद, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 250 साल पहले 250 बीसी में डेमोक्रेट्स ने, जो यूनानी साइंटिस्ट था, उन्होंने एटम को एटमोस का नाम दिया। एटमोस मींस इंडिविजिबल, यानी ऐसा पार्टिकल जो मजीद डिवाइड ना हो। उन्होंने किसी भी सब्सटेंस को लेके तोड़ना शुरू किया, तोड़ते 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 उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स करते गए, हर पार्टिकल को फिर तोड़ा फिर तोड़ा फिर तोड़ा, और फिर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उनके पास आ गया, उन्होंने उसको एटमोस का नाम दे दिया, क्योंकि वो उसे मजीद तोड़ नहीं सकते थे। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज जस्ट नॉलेज। अब याद रखिएगा, हमारे पास सबसे ज्यादा अहम टॉपिक यहां पर एलिमेंट है। एलिमेंट की हमें सिंबल्स याद करनी है, और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको दे रखी हैं 3 टेबल्स के लिहाज से। एलिमेंट के नाम के एब्रीवेशन को सिंबल कहते हैं, शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे आप हाइड्रोजन को H से जाहिर करते हैं, कार्बन को C से जाहिर करते हैं, नाइट्रोजन को N से जाहिर करते हैं, फ्लोरीन को F से जाहिर करते हैं। दीज आर सिंगल लेटर सिंबल्स। हीलियम को आप H से जाहिर नहीं कर सकते, He से। कैल्शियम को C से जाहिर नहीं कर सकते, नियान को N से जाहिर नहीं कर सकते। तो दीज आर डबल लेटर सिंबल्स। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो लातीनी जुबान में बहुत मशहूर हुई। याद रखिएगा, लैटिन पीरियड जो है ग्रीक पीरियड के बाद का है। ग्रीक पीरियड में एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव नहीं किया जाता था, इसलिए वहां पर सिर्फ आपको फिलॉसफी मिलेगी, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते।
लैटिन पीरियड में आप एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और नए नए एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए। उस दौर में कुछ एलिमेंट्स के नाम लातीनी जुबान में इतने मशहूर हुए कि आज भी वो नाम, उन्हीं नामों से उन्हें उन एलिमेंट्स को पुकारा जाता है और उनके सिंबल्स भी उसी के लिहाज से हैं। तो तीसरी कैटेगरी सिंबल्स की लैटिन नेम सिंबल्स हैं। जैसे सोडियम को वो नेट्रियम कहते थे, पोटासियम का असल नाम कैलियम था और गोल्ड का असल नाम ओरम था। सिल्वर का असल नाम अर्जेंटम था, चांदी। तो आपके पास ये सिंगल लेटर सिंबल्स हैं, ये डबल लेटर्स सिंबल्स हैं और ये लैटिन नेम सिंबल्स हैं। SLS सिंगल लेटर सिंबल्स, DLS डबल लेटर सिंबल्स और लैटिन नेम सिंबल्स। लेकिन आपको मैंने यहां कहा था कि आपने जो काम करना है वो पीरियाडिक टेबल से सिंबल्स याद करनी है और पीरियाडिक टेबल में भी आपने केयर करना है कि पहले 20 एलिमेंट्स की सिंबल्स याद कीजिएगा। और जब आप सिंबल्स याद करें तो एक और काम भी कर लीजिए, इनका एटॉमिक नंबर यानी Z भी याद कर लें और इनका एटॉमिक मास या मास नंबर यानी A भी याद कर लें। जैसे आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर 9 लिखा है, नीचे 19 लिखा है, तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। पीरियोडिक टेबल में आप सारे एलिमेंट्स के, जैसे आपको पता है कि क्लोरीन का यहाँ 17 लिखा है और यहाँ 35 लिखा है, तो 35 इज एटॉमिक मास एंड 17 इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। देखो बेटा, ये चीजें अगर आपको याद नहीं है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी क्लास फजूल अटेंड कर रहे हो। सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी आपने खुद पूरी करनी है, वरना आपको केमिस्ट्री आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना है और वो भी 20 एलिमेंट्स का याद करना है। मैं तो कहता हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ पॉपुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए और ये 20 मिनट का काम है। 40 मिनट लग जाएंगे यार, मौत नहीं पड़नी चाहिए मेहनत करने में। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसे मैं रेड बॉक्स में कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये याद नहीं कर रखा तो आप टाइम वेस्टर हो। जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, हमें एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता चल जाता है। हम एटम का स्ट्रक्चर बनाने के काबिल हो जाते हैं। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है। इस में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हो, आपके पास 19 न्यूट्रॉन आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलेंगे जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपके पास इस तरह से, अगर देखिए, अगर फर्ज कीजिए आपके पास बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास कार्बन 9 है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है, और एटॉमिक मास में से ये माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन थे। सबसे अहम चीज इलेक्ट्रॉनों की तादाद का इल्म होना है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। थैंक यू।
और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 11। जिन्हें इल्म है, जिन्होंने याद कर रखा है, वो करेक्शन कर सकते हैं, और जो भोंदूमल क्लास में बैठे हुए सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने याद नहीं किया था, वो करेक्शन करने के काबिल नहीं है। समझ आ गई आपको बात? पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करने का, याद करने का, याद करने का आपको जो फायदा है कि आप एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद मालूम करके बता सकते हैं। क्लोरीन का ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स किसके हैं? बोरोन के। आप हर एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल्स बता सकते हैं। ये मिटा रहा हूं। इसके बाद आपको फायदा क्या होगा कि आप नंबर 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर सीख सकेंगे, एटम का स्ट्रक्चर बनाना सीख सकेंगे, और आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाने में याद होगा कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस इसलिए पॉजिटिव होता है कि उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटॉन को एक दूसरे से रिपेल होने से बचाने के लिए उनके दरमियान न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब बोरोन का ही जिक्र कर लेते हैं। इसके पास 5 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। जाहिर है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और रूल है कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसका नाम रखा गया था के शेल। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आप रख ही नहीं सकते। हम कहते हैं इसकी ड्यूप्लेट स्टेट कितनी है? 2। ड्यूप्लेट रूल है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं हो सकते। इस स्टेट को ड्यूप्लेट स्टेट कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इससे अगला जो शेल है वो एल शेल है। अल्फाबेटिकली दायरे जरा टेढ़े मेढ़े बनाता हूं। एल शेल है, और आपको पता है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। के शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे। तो ये आपने क्या करना है? इसके एल शेल में आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाल देने। इससे फायदा ये होगा कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का सिस्टम सीख सकेंगे। आप कहेंगे कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ बोरोन। अच्छा, अगर आप सोडियम की बात करते हैं या क्लोरीन की बात करते हैं, जो मैंने साइड पर लिखा है, तो आप पहले उसका सेंट्रल पार्ट बनाते हैं और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं। प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है। ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दिस इज ड्यूप्लेट रूल। इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बकिया तमाम शेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बोहर के फार्मूले से हटके है। तो याद रखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आपने पेयर फॉर्म में बनाने हैं, एंड दिस पेयर इज कॉल्ड द पेयर ऑफ same electrons of atom is called lone pair. This pair is called lone pair. 17 इलेक्ट्रॉन में से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एल शेल में 8 हो गए, टोटल ये 10 हो गए। 2 + 8 10। बकिया 17 में से 10 माइनस कर दीजिए, 7 हुए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ अगले शेल में डालने हैं। इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर बना के इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए, और इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एल एम एन शेल्स में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये मैंने बनाया है बोरोन।
ये मैंने बनाया है क्लोरीन। के शेल के बाद जितने भी शेल हैं उनमें याद रखिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टा का मतलब है 8, लातीनी जुबान का लफ्ज है। ऑक्टा स्टेट, ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टेट स्टेट जो है वो 8 होती है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आराम से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 हैं और एम में 7 हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन। इसका आपको फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप बता सकते हो कि ये वैलेंस शेल कौन सा है, आखिरी शेल जो नामुकम्मल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस नंबर आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए या आखिरी शेल खाली करने के लिए ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 15 आप इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे। वैलेंसी, वैलेंसी इज द चार्ज on atom after losing or gaining electron. नंबर 16 जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो याद रखिएगा उसके प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में उतने ही थे जितने हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अंदर प्रोटॉन उतने ही रहेंगे यानी ज्यादा रहेंगे। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले ले तो बाहर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाएगी, अंदर प्रोटॉन तो उतने ही थे। इसलिए जब एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तो एटम पर चार्ज आ जाता है। इस चार्ज को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी को वैसे डिफाइन करें तो कहा जाता है कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद एन अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ मिलने की पावर को वैलेंसी कहते हैं। जब याद रखिएगा एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले उस पर चार्ज आ जाता है, ऐसी सूरत में उसके इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर नहीं रहती, इसलिए वो एटम नहीं रहता। आप उसे आयन कहते हैं और आयन को रेडिकल भी कहा जाता है। रेडिकल, तो आप रेडिकल बनाना भी सीख लेंगे, आप रेडिकल फार्मूला भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोरोन को देखूं और क्लोरीन को देखूं तो बोरोन का सेकंड शेल जो नामुकम्मल है उसका नाम आप जानते हैं एल शेल है, और क्लोरीन का सेकंड शेल कंप्लीट है लेकिन थर्ड शेल नामुकम्मल है और आपके पास इसका वैलेंस शेल जो आता है एम है। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा कि कोई भी एटम अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। बोरोन जो है ऑक्टेट स्टेट अचीव नहीं करना चाहता, ये ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करना चाहता है, क्योंकि अगर ये अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव करना चाहे तो इसको क्या करना होगा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लेना होंगे ताकि यहाँ पर 3 + 5 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। और एक प्रिंसिपल है कि कोई एटम भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना लेता है ना देता है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको भी देगा जाहिर वो कोई बकरा नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, वो एटम ही हो सकता है। ये एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका जो वैलेंस नंबर है वो 3 आएगा।
और क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन अटैच करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आप गौर कीजिएगा कि जिस एटम के आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर सेम होता है, और जिस एटम के आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। चुनांचे याद रखिएगा, अगर बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस पर जो चार्ज आएगा +3, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज आएगा -1। बोरोन का रेडिकल फार्मूला क्या होगा? B+3, और क्लोरीन का रेडिकल फार्मूला होगा Cl-1। आप दो दो एटम पकड़िए और जो मैंने आज क्लास ली है पूरी क्लास दो दो एटम पकड़िए, दो दो एलिमेंट पकड़िए और इस तरह से खुद अपना एक लेक्चर बनाइए। एक एल्युमिनियम ले लीजिए, दूसरा फ्लोरीन ले लीजिए, एक वो लीजिए जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और एक वो ले लीजिए जिसके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये आपने अकल इस्तेमाल करके इस तरह की एग्जांपल्स खुद करनी है। और ये जाहिर है आपके पास 20 पीरियोडिक टेबल में 20 एलिमेंट्स हैं, तो आपको पेयर बनाने हैं 10-10 के। एक वो जिसमें आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक वो जिसके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ये जरूर बनाने हैं क्योंकि आपने यहाँ सीखना है रेडिकल फार्मूला, जिसकी कल मैंने क्लास बड़ी डिटेल में लेनी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो दिस एटीट्यूड इज पॉजिटिव एटीट्यूड, और याद रखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड पर इज्जत मिलती है। अब बोरोन का नाम बदलेगा नहीं, बोरोन रेडिकल बनने के बावजूद आप इसे बोरोन आइन तो कह सकते हैं या सिंपली बोरोन कह दीजिए। आपने नंबर 17 नेम ऑफ रेडिकल सोचना है। ये बोरोन आइन कहलाएगा और इसको क्लोराइड कहेंगे। जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके नाम के आखिर में IDE कर देते हैं, जिससे फ्लोरीन फ्लोराइड बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाएगा। इट्स ओके। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव या पॉजिटिव ये जो चार्ज होता है इस चार्ज को वैलेंसी का नाम दिया जाता है, और चार्ज समेत सिंबल जो लिखी जाती है वो एटम नहीं होती, वो क्या होती है? रेडिकल फार्मूला। और याद रखिएगा पॉजिटिव रेडिकल का नाम चेंज नहीं होता। नंबर 18 टाइप ऑफ रेडिकल, टाइप ऑफ रेडिकल। तो पॉजिटिव टाइप को हम कहते हैं कैटाइन, और नेगेटिव टाइप को हम कहते हैं एनाइन। एनाइन का नाम चेंज हो जाता है, कैटाइन का नाम चेंज नहीं होता। कैटाइन क्या है? पॉजिटिव रेडिकल, और एनाइन क्या है? नेगेटिव रेडिकल। इस तरह आपने 20 एलिमेंट्स के रेडिकल बनाने हैं, जैसे मैंने आज आपको रिवीजन करवाई है फ्रॉम द बिगिनिंग टू हियर। कर सकते हो बेटा जी। अल्लाह हाफिज।